गरीब और जादुई 3 जूस मशीन। रमेश एक छोटे से गांव में जूस बनाकर बेचने का काम किया करता था। रमेश बहुत ही सीधा साधा आदमी था और गांव के बहुत से लोग उसके इस भोलेपन का फायदा उठा लिया करते थे। रमेश अक्सर लोगों को उधारी का जूस पिलाया करता था और लोग जूस पीकर उसे पैसा देना ही भूल जाते थे या फिर देने ही नहीं आते थे। रमेश उनसे 1 से 2 बार पैसों के लिए बोलता, मगर वो लोग नजरअंदाज करके चले जाते। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता। ऐसे ही एक दिन रमेश के घर उसी के गांव का एक लाला आता है। लाला रमेश को धमकाते हुए उससे कहता है, अरे ओ रमेश, ये महीना भी ऐसे ही चला गया। तूने इस महीने भी कोई पैसा नहीं दिया मुझे। आखिर कब तक चलता रहेगा? ऐसे कब तक इंतजार करूं तेरे पैसे का? लाला, माफ करना, मेरे पास अभी उतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं कि मैं तुम्हारा उधारी चुका सकूं। अरे तो मैंने ठेका लिया है क्या? उधार लेने से पहले ही सोचना चाहिए था ना कि कैसे उधारी चुकाऊंगा। लाला जी, मुझे बस कुछ समय दीजिए और मैं आपकी उधारी चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूँ और अगर इस महीने में तूने पैसा नहीं दिया तब मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे ही गांव के आदमी हो और गरीब भी हो। उस समय ये लाला तुझे अपना असली रूप दिखाएगा कि ये लाला क्या चीज है। लाला इतना बोलकर वहां से चला जाता है। रमेश की पत्नी ये सब कुछ देख रही थी। वो अपने पति रमेश से कहती है, ये सब क्या है जी? आपसे जिन लोगों ने उधारी लिया है उनसे पैसे लेकर कम से कम लाला के पैसे तो चुका दो। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं लोगों को बोल बोल कर थक गया हूं कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, मुझे मेरी उधारी के पैसे दे दो, मगर लोग नजरअंदाज करके चले जाते हैं या तो मेरी दुकान पर आना ही बंद कर देते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम लोगों को उधारी देती ही क्यों हो? अगर तुम ठीक से कमाओगे नहीं तो लाला की उधारी कैसे दोगी? अरे इतना सीधापन भी अच्छा नहीं होता। अक्सर लोग इसका फायदा उठाते हैं और अब अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ। रमेश की पत्नी गुस्से से अंदर चली जाती है। रमेश बेचारा भी सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश जूस का ठेला लेकर किसी दूसरे गांव चला जाता है और जूस बेचता है। जहां उसकी अच्छे से बिक्री होती है, वो उन पैसों को लेकर घर वापस आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत इतनी बेबस और लाचार होती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती। रमेश अपना ठेला रोककर उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है, अरे अम्मा, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, तुम्हें कहाँ जाना है? अरे बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे अपना इलाज करवाना है। परिवार में मेरा कोई नहीं है जो मेरा इलाज करवाए। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है बेटा। हाँ अम्मा, तुम अस्पताल चलो, मेरे साथ चलो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। चिंता मत करो, मेरे पास पैसे भी है। आज मेरी अच्छी बिक्री हुई है भगवान की कृपा से, तो मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। चलो मेरे साथ। रमेश उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अस्पताल लेकर जाता है जहां उसका इलाज होता है। डॉक्टर कुछ दवा लिखते हैं और रमेश अपने ही पैसों से उस बूढ़ी औरत के लिए दवा ले लेता है और उस बूढ़ी औरत के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर बूढ़ी औरत को दे देता है। और वो बूढ़ी औरत पहले से अच्छा महसूस कर रही होती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत रमेश से कहती है, अरे बेटा, मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे किसी खुले खेत में ले चलो बेटा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर रमेश बूढ़ी औरत को किसी खुले खेत में ले जाता है जहां बूढ़ी औरत एक देव कन्या का रूप ले लेती है और रमेश से कहती है, रमेश, मैं एक देव कन्या हूँ और आज तुम्हारी वजह से मैं अपने श्राप से मुक्त हुई हूँ। मुझे श्राप मिला था और उस श्राप में मुझ जैसी सुंदर देव कन्या को एक बदसूरत बूढ़ी औरत बनने का श्राप मिला था और मैं श्राप मुक्त तभी होती जब तुम जैसा साफ मन का इंसान मेरी सच्चे दिल से सेवा करे,
तब जाकर मैं अपनी इस श्राप से मुक्त होती। और तुमने मेरी सच्चे मन से खूब सेवा की है, जिस वजह से आज मैं अपने श्राप से मुक्त हुई हूँ। और मैं बदले में तुम्हें 3 जादुई जूस की मशीन देना चाहती हूँ, जिस मशीन से तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। जैसे पहली मशीन से सोने के सिक्के निकलेंगे, दूसरी मशीन से चांदी के सिक्के निकलेंगे और तीसरी मशीन से पैसे ही पैसे निकलेंगे, जिससे तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकोगे। साथ ही उन मशीन से तुम जूस भी बना सकोगे और उस मशीन से बना हुआ जूस काफी स्वादिष्ट होगा और लोग खुद खींचे चले आएंगे तुम्हारे पास। इतना बोलकर वो देवकन्या वहां से चली जाती है। रमेश अपने साथ वो मशीन लेकर घर आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ऐसे ही अगले दिन रमेश मशीन को चालू करता है, जिसमें से पहले मशीन से सोने के सिक्के निकलते हैं, दूसरी मशीन से चांदी के सिक्के निकलते हैं और तीसरी मशीन से पैसे ही पैसे निकलते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब रमेश की आर्थिक हालत पहले से बहुत अच्छी हो जाती है। रमेश अपने सर पर लगे हुए सारे कर्ज को हल्का कर लेता है। रमेश की तरक्की देखकर गांव के कुछ लोग उससे जलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन एक आदमी रमेश के घर आता है और रमेश के ठाट बाट देखकर उससे कहता है, अरे क्या बात है रमेश, इतने कम समय में इतना ज्यादा तरक्की, ये सब कैसे संभव है भाई? बस जो कुछ भी है सब भगवान का दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे रमेश, तुम तो अपनी हर बात मुझे बताते हो, ये बात भी बता दो, आखिर कौन सी तिजोरी में हाथ डाला था तुमने जो एकदम से इतने अमीर बन गए? वो आदमी रमेश को बहुत ही ज्यादा उकसाने की कोशिश करता है ताकि रमेश अपने अमीर होने के राज को उससे बता दे। रमेश जैसे ही उस आदमी को उन 3 जादुई मशीन के बारे में बताता है, तभी वहां रमेश की पत्नी आ जाती है और वो उस आदमी को फटकार लगाते हुए कहती है, अरे भाई साहब, आप अगर अपनी तरक्की पर ध्यान देंगे तो शायद आपको इन लोगों से उनकी तरक्की के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाभी जी, मैं तो बस ऐसे ही रमेश भाई का हाल चाल ले रहा था। जब बुरे समय में हमारा हाल चाल नहीं लिया तो अब हमारा हाल चाल ना ही लो तो बेहतर होगा आपके लिए। रमेश की पत्नी आदमी को फटकार लगाते हुए वहां से भगा देती है। उसके बाद वो रमेश को खूब समझाती है कि हद से ज्यादा भोलापन भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता।